पे ताबड़तोड़ हमले किए हैं और उन्होंने आपकी हुकूमत को बिलखुसूस निशाना बनाया है। इतने तो वफाक में भी उन्होंने गिले नहीं किए, जहां से इतने वादों के बाद भी उनको मुराद नहीं मिली। तो आपके ऊपर ये हमले किस तनाजुर में? देखें, हमले तो मैं नहीं इनको समझूंगा, ये एक दफनी हुई पॉलिटिकल पार्टी की एक कोशिश है फिर से रेलेवेंट होने की, और ये कोई नई बात नहीं है एमक्यूएम के लिए। मेरी उम्र इतनी कोई ज़्यादा नहीं है, मगर जब से मैंने होश संभाला है एमक्यूएम की सियासत रही ये ब्लैकमेलिंग और इल्ज़ाम तराशी पे मुबनी, फैक्ट पे होती नहीं है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को असल में जब इतनी अक्सरियत से बिजनेस कम्युनिटी ने आके मुलाकात की और उनकी लीडरशिप और विजनरी जो उनकी पॉलिसीज़ को सराहा, जिसमें बड़े बड़े पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, स्टॉक मार्केट के टॉप बॉसेस जैसे आरिफ हबीब हो गए, एकेडी हो गए, फिर जो एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स हैं उसके नुमाइंदगान, हर इदारे के आप समझे हर बिजनेस ट्रेड एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान थे वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लीडरशिप पे इत्मीनान जाहिर किया। तो उसके बाद जो एक मरी हुई सियासत है एमक्यूएम की, इसलिए उनको ज़्यादा तकलीफ होनी शुरू हुई, बिकॉज वो वैसे तो पूरे पाकिस्तान में कभी भी उनका वजूद नहीं रहा था। थोड़ा बहुत कराची में वो दहशत के थ्रू लंदन से कॉल आता था, तो बदमाशी के ज़रिए लोगों को यरगमाल करके थोड़े बहुत सीटें ज़बरदस्ती निकाल लेते थे। तो अब तो वो भी इनके लिए मुमकिन नहीं रही। तो इनको अभी याद आना चाहिए कि कितनी एक रात में इनकी पार्टी को पहले भी वाइंड अप कर दिया था, जब इनके जो बानी लीडर थे, जो बानी चेयरमैन थे, उन्होंने हदें पार कर दी थी। तो इनको अभी भी होश के नाखून संभालने चाहिए, और इनको एक कुदरती कुछ चंद सीटें मिली हुई हैं, तो कोशिश करें एक पॉजिटिव रोल अदा करें, और डायलॉग के थ्रू, फैक्ट के थ्रू, अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अगले इलेक्शन की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी पे या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पे इस तरह की झूठे इल्जाम। एक बात तो बताएं, एक ज़रदारी साहब ने ताजरों के उस कन्वेंशन में या उस ताजरों की तकरीब में कहा कि आप मजाक से किसी से बात कर देते हैं तो वो बात एक ख़बर बन जाती है, आप जो भी बात हो आप डायरेक्ट मुझे बताएं, मैं हाज़िर हूँ। वो किससे बात खबर बन जाती है? वो बात किसके हवाले से उन्होंने की थी कि किससे बात आप करते हैं? देखें, मैं उस तकरीब में मौजूद था और बिलावल साहब की पूरी स्पीच मैंने सुनी। बिलावल साहब ने जो 12 मई के वाक़यात थे लॉयर मूवमेंट के ख़िलाफ़, उसका भी जिक्र किया, और जो सानिया बल्दिया टाउन था जिसमें मासूम लोगों की लाशें जला दी गई थी, उसका भी जिक्र किया। मगर जो आप एग्जैक्ट जिस चीज़ की आप जिक्र कर रहे हैं, वो एक चापलूस और अपने नंबर गेम बढ़ाने के लिए एक इनफरादी शख्स था, कोई किसी बिजनेस ट्रेड एसोसिएशन का कोई ऑफिस होल्डर नहीं था। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं खुद कराची का हूँ, कराची पूरी ज़िंदगी में रहा हूँ, सिर्फ मैं नहीं, मेरे 5 नस्लें कराची में रही हैं। तो जितने भी यहाँ पे बिजनेस एसोसिएशंस हैं, जैसे कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके नुमाइंदगान बिलावल साहब की तकरीब में मौजूद थे। मगर ये इस्लामाबाद से एक वफाकी वजीर साहब आए थे। तो एक शख्स जो किसी भी ट्रेड बॉडी या ट्रेड एसोसिएशन के कोई ओहदेदार नहीं है, अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, क्योंकि उनको पता है आजकल टिकटॉक का दौर है और रील्स का दौर है, तो कोई ऐसी चीज़ अगर बोल दी जाए कैमरास के सामने तो वो वायरल होने की वजह से, जैसे हरीम शाह मशहूर हो गई थी, तो उसी तरह शायद इस शख्स ने भी कोशिश की कि मैं भी किसी तरह मशहूर हो जाऊँ। और आई थिंक उनको एक हद तक उनकी जो टारगेट था वो थोड़ी देर के लिए अचीव इन्होंने कर दिया, मगर बाद में इनको अपनी गलती पे एहसास हुआ, तो अगले दिन ही उन्होंने माफ़ीनामा की एक वीडियो रिकॉर्ड करके पब्लिश की। अनफॉर्चुनेटली माफ़ीनामा उस तरह से वायरल नहीं हुआ जिस तरह से उनकी ये चापलूसी की जो एक कोशिश थी वो वायरल हुई। और उसके बाद तो देखें, एमक्यूएम को चाहिए कि अभी इनके पास जितनी भी सीटें इनको तोहफे में मिली हैं, आई बिलीव इनके पास हैं तकरीबन कोई 15 सीटें कराची से और 1-2 सीटें और हैं इनके पास हैदराबाद वगैरह से। तो अभी एक अच्छा मुस्बत किरदार अदा करें नेशनल असेंबली में, बल्कि इनके पास तो वफाकी काबीना में भी एक मिनिस्ट्री है। तो अगर ये मेहनत करें अगले 4 साल तो फिर ये अपने वोटर्स के पास जा सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली इनके जो वोटर जो कभी थे ही नहीं, जो उर्दू स्पीकिंग लोगों की सियासत ये करने की कोशिश करते हैं, वो उस वक्त भी बेचारे हमारे जो उर्दू स्पीकिंग भाई हैं उनको ज़बरदस्ती उनके शनाख्ती कार्ड लेकर, उस वक्त तो इतना कोई डिजिटल और मीडिया का दौर नहीं होता था, तो पोलिंग स्टेशंस पे जाके जाली वोट भरे जाते थे। 9-0 में सारी चीज़ें फिर मैनेज होती थी। आपको तो पता है लंदन से कॉल आता था, और कराची के वो ताजिर, हालांकि मेरी और बिलावल साहब हम दोनों हम उम्र हैं और हमारी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मगर जो ताजिर बरादरी के जो सरबराहान है कराची में,
उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि किस तरह उनकी फैक्ट्री विद इन मिनट्स क्या विद इन सेकेंड्स बंद कराई जाती थी ज़बरदस्ती, और उनकी जो वर्कर्स जो लेबर होती थी उनको यरगमाल बन के फिर रैलीज में भी निकाला जाता था ज़बरदस्ती, बल्कि फ़ोन कॉल सुनाई जाती थी उनको 6-6 घंटे 7-7 घंटे उनको मजबूर किया जाता था कि एक शख्स की फ़ोन कॉल सुने। तो बिलावल साहब ने यही बोला कि मेरी जो पार्टी है वो दिन रात आपके लिए काम कर रही है, जो CM मुराद अली शाह साहब हैं वो आपके CM हैं, आपको कोई भी इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, जैसे कुछ ताजर भाइयों ने बेशक शिकायत की जो एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट उससे रिलेटेड, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उसी वक्त मुराद अली शाह साहब को हिदायत दी, और उस महफिल में IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब भी मौजूद थे। दोनों को बोला कि फौरी तौर पे आप लोग ने एक टास्क फोर्स बनाना है और जितने भी करप्शन और लैंड ग्रैबिंग के शिकायत हैं उसको आप लोग ने वन विंडो के थ्रू मिल के फौरन उस पर एक्शन लेना है। और उसके बाद नादिर कबूल साहब मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। इसी बीच में हमें ज्वाइन कर चुके हैं MKM पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी साहब। रेहान हाशमी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रेहान हाशमी साहब, आप लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे कड़ी तनकीद की है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं कि MKM के किसी भी रहनुमा को हम संजीदा नहीं लेते। मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा है कि झूठ का पलंदा है आपकी ये सारी की सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और शर्जील मेमन साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि अपनी आप मुर्दा सियासत को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये तलखी जो माजी करीब में किसी हद तक कम हो गई थी अब फिर से बढ़ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, MKM की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें फैक्चुअल जो बातें थी उसको उससे आगाह किया गया, और उसको अगर यके बाद दीगरे उन तमाम नुकात को और चीदा नुकात को ही अगर डिस्कशन में ही ले आए तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तमाम चीज़ें इस वजह से शुरू हुई कि कराची के बिलखुसूस ताजिरों ने कराची में रवा सलूक, जो कि पहले गैंग वॉर के जरिए अगर कहीं पर भत्ता लिया जा रहा था, तो आज उसको सरकारी छत्तर छाया में और उसके पैट्रनेज में भत्ता जैसी एक्ट किया जा रहा है। क्या ये दुरुस्त नहीं कि कराची एक सबसे बड़ा टैक्स पेयर एक सिटी है, यहाँ पर रहने वाला चाहे किसी भी जुबान का हो वो टैक्स की शरह और उसके ऊपर आताब भी उतना ही सहरा होता है। अच्छा, इस बुनियाद के ऊपर जब एक पाकिस्तान के मुख्तदर इदारे के सरबराह को गुजारिशात पेश की गई तो उस पर एक रिएक्शन आया। अच्छा, काश के एक मीटिंग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सूबे की जानिब से पहले ही की जाती स्टेक होल्डर्स के साथ जो कि मुतासरीन हैं, और गाहे बगाहे हमारी मालूमात के मुताबिक कराची में रहने वाली आवाम हो या SME सेक्टर के लोग हों या इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो गाहे बगाहे मुख्तलिफ औकात में अपने साथ नारवा सलूक को आगाह करते रहे हैं अरबाब इख्तियार को, और चीफ एग्जीक्यूटिव को भी, सूबे की हुकूमत को भी। अच्छा, अब MKM ने उस बुनियाद के ऊपर जब आपने मीटिंग कॉल की और जो बज़ाहिर लगा ऐसा कि ताजरों की शिकायत के रिस्पॉन्स में आपने उस मीटिंग का आगाज किया था, उसका इनेकाद किया था, होना तो ये चाहिए था कि आप सूबे की हुकूमत है आपके पास, आप तवातुर के साथ करते रहते, बहुत अच्छी बात होती। अनफॉर्चुनेटली ऐसा जाहिर नहीं हुआ। दूसरी बात ये कि जब हमने रिस्पांस दिया उसके बुनियादी मकासद क्या थे। देखें, क्या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम जो कि वाजिबुल अदा है अर्बन एरियाज को, जो वफाक पिछले 10 सालों से तकरीबन देता चला आ रहा है सालाना बुनियादों पर, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस की रकम क्यों नहीं दी जा रही सूबे की जानिब से सिटीज को, और ये 10 साल से हो रहा है तकरीबन। क्या बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची बिल्डिंग कंट्रोल से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तक के बनने का सफर और उसके बाद होने वाली जो मामलात हैं अर्बन एरियाज में, क्या वो सबके सामने आया नहीं है? क्या सिस्टम की बात? अच्छा, रेहान भाई ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमारे साथ गबोल साहब भी मौजूद है। उनका कहना है कि MKM को सब्र करना चाहिए, जो नशिस्तें इन्हें तोहफे में मिली हैं या जो नशिस्तें इन्हें दी गई हैं। हम तो समझते हैं कि इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन जीत कर आप आए हैं, और पीपल्स पार्टी समझती है कि कहती है कि आपको ये सीटें दी गई हैं। ये क्या मसला? अच्छा, तो फिर जिस जानिब से सीटें दी गई हैं उनका भी ऐलान कर दें तो हमारी भी मालूमात आम्मा में इजाफा हो जाएगा कि किसकी जानिब से तोहफे में सीटें दी जा रही हैं
और अगर तकरीबन मुस्तकिल मुख्तलिफ इलेक्शंस में एमक्यूएम सीटें जीत कर आती रही तो क्या वो तोहाइफ में दी जाती रही? क्या पाकिस्तान में सो कॉल्ड जमहूरियत है? क्या पाकिस्तान के अंदर आने वाली जमहूरी पार्टीज क्या ये तोहफे तहाइफ में सीटें मिली जाती हैं? तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ स्टैंड करती है? और फिर जमहूरियत के जो चैंपियंस हमें बनना चाहिए, फिर नहीं बनना चाहिए हमें, तो जमहूरियत है भी या नहीं है? तो फिर बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। चलिए पॉइंट स्कोरिंग के लिए आपकी बात हम मान लेते हैं कि आपको हक है कि पॉइंट स्कोरिंग करें, लेकिन लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स बी रियलिस्टिक कि जिन नुकात के ऊपर हम आपसे नाराज हैं, स्टेक होल्डर नाराज हैं, कराची का ताजिर नाराज है, कराची की आवाम नाराज है, क्या वो हकीकी बुनियादों पर नहीं है? क्या कराची में अर्बन एरियाज में बिलखसूस और पूरे सिंध में क्या बहुत अच्छा हो गया है? क्या प्रोविंशियल फाइनेंस की रकम नहीं दी जा रही? क्या लोकल बॉडीज के एम्पावरमेंट के ऊपर आप रुकावट क्रिएट नहीं करते? क्या हमारा नजरियाती इख्तिलाफ इस बुनियाद पर नहीं है कि आप इस नजरियात के ऊपर हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होनी चाहिए? और क्या 27वीं आईनी तरमीम जो कि हम वाज़ेह तौर पर ये कहते आ रहे हैं 26 सर ये 27 आपने कोई पहले से तैयार कर ली है तो सर हमें बता दें, हम ब्रेक कर देते हैं। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, तरामीम नहीं होनी चाहिए। ये 1973 के कानून में ही ना आर्टिकल 140 लिखा हुआ है, और भुट्टो साहब का ही कॉन्स्टिट्यूशन है ना ये। चले बिल तरतीब चलते हैं रेहान भाई बिल